Hello everyone, good morning. Welcome back to the Vedant Education. This is class 11 science chemistry. Guys, welcome back to the live classes, these lectures, and you see we have covered first unit for the 11th class, the basic chemistry, that will help you to just carry forward all these new chapters. And today the new topic and new chapter we are going to take is atomic structure. Okay guys, सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले हमें एटम का मालूम होना चाहिए, और एटम है, एटम की क्या डिस्कवरीज हैं। एक्चुअली इस चैप्टर में अपने को क्या पढ़ना है कि भैया एटम के बारे में कहाँ से शुरुआत हुई। एंड यू सी कि 19th सेंचुरी के इनिशियल से एटम के ऊपर बात हो रही है, मतलब 1800 एंड समथिंग से वो एटम के ऊपर बात हो रही है, स्टार्टिंग इनिशियल्स जो है वो, और तब से लेकर के आज तक एटम के बारे में काफ़ी सारे नए नए डिस्कवरीज हुए। क्योंकि जैसे किसी अपन पुराने डिस्कवरी की बात करते हैं, फर्स्ट टाइम अगर किसी ने एटम के बारे में बात की है तो उसने जो बात कही है दैट इज द फर्स्ट एंड लास्ट नॉलेज अबाउट दैट टॉपिक। एटम के बारे में जिसने सबसे पहले कहा, उस समय पर वही सबके सर्वे सर्वा थे, सबका बड़ा नॉलेज वही था, सबको वो बात माननी पड़ी। बट विद द इम्प्रूवमेंट्स इन दोज थ्योरीज, उन मॉडल्स में, उन थ्योरीज में इम्प्रूवमेंट होता जाता है टाइम के साथ में, टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट के साथ में उन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट होता जाता है, और उनकी जो डिसएडवांटेजेस होते हैं, जो कमियां होती हैं, उनको दूर करके नए नए मॉडल बनते चले जाते हैं। तो एटम विच वाज आस्क्ड इनिशियली इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम टुडेज थ्योरी। जो आज के टाइम पे हम एटम को जानते हैं, मानते हैं, उससे वो बहुत अलग है, बिल्कुल अलग है। ठीक है, हाँ, कुछ बेसिक्स वहाँ से शुरुआत जहाँ हो रही है, कुछ बेसिक्स वहाँ से मिलते हैं, उसका बेस पॉइंट जो है, उसकी बेसिक इंपॉर्टेंस जो है वो वहाँ से शुरू होती है। हालांकि आज के डेट में जो डिस्कवरीज हैं, आज के डेट में जो अपन उसको डिफाइन करते हैं, वो सारी चीज़ों का बेस तो वही है, लेकिन उसमें काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट्स आ गए हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी बात करते हैं कि भैया एटम के बारे में सबसे पहले किसने क्या कहा। ठीक है, तो जॉन डाल्टन ने सबसे पहले क्या कहा कि एटम होता है, क्या कहा कि एटम होता है, और एटम को इसने इनडिविजिबल पार्टिकल बोला। ठीक है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एटम के बारे में किसने कहा, डाल्टन ने कहा। तो हम क्या करते हैं, डाल्टन्स थ्योरी को पढ़ते हैं। ठीक है, हालांकि ये चीज़ आपने 11th में भी पढ़ी होगी, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। फर्स्टली डाल्टन टोल्ड अबाउट एटम। He said all matter are formed of a small particle which is atom। ठीक है, इसने क्या कहा कि जितना भी मैटर आप देखते हैं वो सभी क्या है, एक छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, उन पार्टिकल्स को ही एटम कहते हैं अकॉर्डिंग टू द डाल्टन। ठीक है, फिर उसने आगे चल के कहा कि भैया ये जो आपके पार्टिकल्स हैं, है ना, जिनको एटम कहा है, वो क्या होते हैं, वो होते हैं इनडिविजिबल। ठीक है ना, वो सभी क्या होते हैं, इनडिविजिबल होते हैं, मतलब उनको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उनको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। फिर उसने कहा कि ऑल एटम्स ऑफ ए मैटर, भैया कोई एक ही मैटर है, उसके सभी एटम्स क्या होंगे, आर सेम बट डिफरेंट फॉर डिफरेंट मैटर्स। लेकिन जब आप क्या कर देंगे, मैटर को बदल देंगे, तो एटम भी बदल जाएगा।
ठीक है ना। ये किसने कहा? डाल्टन ने कहा कि आपने सोडियम ले लिया, ठीक है। अब सोडियम इज ए सिंगल मैटर और उस मैटर में जितने भी एटम्स हैं ऑल विल बी आइडेंटिकली सेम, वो सभी क्या होंगे? आइडेंटिकली सेम होंगे, ठीक है। इसके अलावा इसने कहा कि जो एटम है इसको हम डिस्ट्रॉय या फॉर्म नहीं कर सकते हैं। द एटम कांट बी डिस्ट्रॉयड एंड प्रोड्यूस्ड, ठीक है। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन मास कंजर्वेशन। आपने पढ़ा है ना फर्स्ट यूनिट के अंदर, मास कंजर्वेशन कांट बी प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रॉयड, तो मास कंजर्वेशन के ऊपर भी डिपेंडेंट है और एक डेफिनेट प्रोपोर्शन का लॉ भी आता है, ठीक है। एक है डेफिनेट प्रोपोर्शन, इन दोनों के ऊपर ये बेस्ड है। डेफिनेट प्रोपोर्शन इनके ऊपर ये बेस्ड होती है, ठीक है। सो यू सी एटम कांट बी डिस्ट्रॉयड एंड प्रोड्यूस्ड, इट इज ऑल्सो बीन सेड बाय द डाल्टन। हम जानते हैं कि भैया जो मास हमारे पास में है, एटम को आप कंबाइन करेंगे तो किसी मैटर का मास बन जाएगा, तो मैटर का मास मान लीजिए मास कंजर्वेशन। इसी से क्या बोल दिया कि भैया एटम को भी आप डिस्ट्रॉय या प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और एटम जो है वो क्या करता है? सभी रिएक्शंस में पार्ट लेता है। एटम टेक्स पार्ट in reactions. Okay, so these all things are been asked by the Dalton in the Dalton's theory, and it is all about in the duration of 19th century initials, which is around 1803 to 1808. Okay, ये सब क्या कहा? डाल्टन ने कहा। लेकिन बच्चों ध्यान देना, काफ़ी सारी चीज़ें हुई। भैया डाल्टन ने कहा तो उससे पहले तो कोई जानता भी नहीं था एटम के बारे में। भाई कोई जाने जब तो बोले कि भैया आप गलत बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, कोई नहीं जानता था। तो भैया जो डाल्टन ने कहा उसी बात को मान लिया कि ठीक है साहब, एटम ये चीज़ है और इसके ये प्रॉपर्टीज और आपने ये चीज़ें बोली वो ओके हैं, ठीक है, मान लेते हैं। अब उनके ऊपर क्या हुई? फर्दर स्टडीज़ हुई, देखा गया कि भैया एटम ही क्या कर रहा है, रिएक्शन में पार्ट ले रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। देखा गया कि भैया एटम की क्या नेचर है और वो किस नेचर का प्रोडक्ट बना रहा है। काफ़ी सारे ऐसे मुद्दे आए, काफ़ी सारे ऐसे इश्यूज आए जिनको देख करके उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस की बात हुई और उसके अंदर कुछ और हैपनिंग्स की बात हुई कि भैया एटम के अंदर और भी कुछ हैपनिंग है। तो उसके बाद क्या कहा गया कि भैया एटम इंडिविजिबल है, यहाँ तक ठीक है, बट एटम ऑल्सो हैव, इसके बाद की बात है, ये डाल्टन के बाद की बात है। एटम ऑल्सो हैव सम सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। एटम में और क्या होते हैं? कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं। ये चीज फिर बाद में निकल के आई, कुछ इश्यूज हुए, उन इश्यूज के बाद में क्या हुआ? ये फील हुआ कि एटम के अंदर भी कई सब एटॉमिक पार्टिकल्स होने चाहिए या हो सकते हैं। और वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन थे बच्चों? इलेक्ट्रॉन, आप जानते होंगे मेरे ख्याल से, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है एंड न्यूट्रॉन है। दीज ऑल आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन द एटम। ओके, हालांकि उस समय पर जब ये चीज़ की ये थ्योरी आई कि उसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं, उस समय की थ्योरी में ऐसा नहीं था कि उनका नाम भी दे दिया होगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन वो सब एटॉमिक पार्टिकल है, ऐसा नहीं था, क्योंकि उस समय तो जानते नहीं थे। आइए आज की बात है कि वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, हमें तो क्या है वो पुरानी थ्योरी से मालूम है, इसलिए हम ये बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो चीज़ आज मालूम है, उस समय इनका नाम और कुछ था। कैसे डिस्कवरी हुई उसके बारे में अब अपन चलेंगे। सो नाउ हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करते हैं, और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था जिसको अपन क्या बोलेंगे? कैथोड रे या फिर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, ठीक है। इसको क्यों कैथोड रे बोल रहे हैं उसके बारे में हम इसमें पूरी बात करते हैं, कब क्या हुआ, किसने किया, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं।
कैथोड रेज, और इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी। कैथोड रेज से ही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। देखिए अराउंड 1850 के आसपास में क्या हुआ, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी चालू हुई, ठीक है ना। तो उसी के अंदर क्या हुआ कि 1859 में जूलियस प्लकर जो है, जूलियस प्लकर did an experiment, ठीक है। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में उसने क्या कहा क्या नहीं कहा वो चीजें अपन इसमें देखते हैं, ठीक है। उसने क्या किया, ही स्टार्ट टू स्टडी द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ऑफ द गैसेस। उसने, भाई देखो तार से तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, इट इज़ वेरी वेल नोन, और ये बहुत पहले आप देखेंगे 19th सेंचुरी से पहले ही फेराडे ने कंडक्शन की बात कर दी थी। कंडक्शन के बारे में या इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के बारे में उस समय फेराडे को ही फिजिक्स का नोबेल मिला हुआ है, तो उसके बारे में तो उसने बात कर दी थी। लेकिन जो जूलियस प्लकर था उसने एक्सपेरिमेंट करके क्या किया, गैसेस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन की बात की, ठीक है। तो जूलियस प्लकर डिड एन एक्सपेरिमेंट टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस। उसने क्या किया, गैसेस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की कोशिश की। देखना, अंडर हाई वोल्टेज, ऐसा नहीं है कि आपके घर में 240 वोल्टेज करंट आता है, ठीक है, उससे गैसेस के अंदर कंडक्शन हो जाएगा। अगर ऐसे होगा तो मरवा देंगे, बड़ी समस्या आ जाएगी, क्योंकि हाउस होल्ड वायर्स हैं। मान लीजिए आप बाहर चाल के देखेंगे तो ओवरहेड वायर्स होते हैं, तार जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, उनके अंदर क्या होता है, 240 वोल्टेज के भी होते हैं, 11,000 के भी होते हैं, एंड यू सी 33,000 के भी होते हैं, उससे भी ज़्यादा के होते हैं। अगर ऐसा हुआ कि भैया इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन गैसेस कर रही हैं, तो फिर तो क्या होगा, एनवायरनमेंट में सारी जो ओवरहेड वायर्स हैं उनका कंडक्शन होने लग जाएगा, उनसे जो इलेक्ट्रिसिटी जा रही है वो पंक्चर होकर के एनवायरनमेंट में करंट आने लगेगा, है ना। ऐसा नहीं होता है। उसने जो एक्सपेरिमेंट किया गैसेस के थ्रू कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का, वो कैसे किया, अंडर हाई वोल्टेज। जो क्या था, वो था मोर देन 1 लाख वोल्ट। समझ रहे हैं आप, तो 1 लाख से भी ज्यादा वोल्टेज लगाना पड़ेगा गैस से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन का, एंड वेरी लो प्रेशर भी आपको बहुत कम देना पड़ेगा, विच इज अराउंड 10⁻⁻⁴ atm, उससे भी कम आपको प्रेशर वहां पे देना पड़ेगा, ठीक है। तब जाकर के कोई गैस क्या कर सकती है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती है। तो उसने ये एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है ना। अब इस एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया, ही टुक ए कैथोड ट्यूब, उसने एक कैथोड ट्यूब ली, ठीक है ना, और उस कैथोड ट्यूब के अंदर गैसेस को फिल किया, और उस गैसेस के अंदर से उसने इलेक्ट्रिसिटी पास की। और फिर क्या ऑब्जर्वेशंस किए, क्या कंक्लूजन्स दिए, वो आगे देखेंगे। सबसे पहले हम उस असेंबली की बात कर लेते हैं कि वो असेंबली उसने कैसे बनाई। देखिए मैं कह रहा हूँ कि इस असेंबली में क्या है, इस असेंबली में एक कैथोड ट्यूब ली उसने, ठीक है, दिस इज ए कैथोड ट्यूब, ओके। कैथोड ट्यूब में यहाँ पे इसने क्या लगा रखा है, यहाँ पे इसने लगा रखा है वैक्यूम पंप, यहाँ पे है इसके इलेक्ट्रोड्स, here are the electrodes, okay। और इलेक्ट्रोड्स क्या है, ये कैथोड और एनोड, दिस इज पॉजिटिव नॉट, दिस इज नेगेटिव एनोड, दिस इज पॉजिटिव कैथोड, ठीक है। तो ये कैथोड वाला इलेक्ट्रोड है, ये एनोड वाला इलेक्ट्रोड है, ठीक है ना। और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को इसने क्या किया, ठीक है। अच्छा, कैथोड नेगेटिव, तो इसने क्या किया,
कैथोड और एनोड दो इलेक्ट्रोड लिए और उन इलेक्ट्रोड्स को हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना, हाई वोल्टेज से उसने कनेक्ट कर दिया। इट इज कैथोड एंड दिस इज एनोड, ठीक है। और यहां इसने क्या कर दिया, हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया है बच्चों, ठीक है, हाई वोल्टेज से उसने कनेक्ट कर दिया। और ये क्या है बच्चों, ये है वैक्यूम पंप। ये जो हमने कहा कि गैसेस का प्रेशर जो है ना वो क्या है, बहुत ही कम है, वेरी वेरी वीक या वेरी वेरी लो प्रेशर की हम बात कर रहे हैं। तो वो कैसे जनरेट हुआ बच्चों, वो जनरेट हुआ वैक्यूम पंप की हेल्प से। तो इसने क्या कर दिया, वैक्यूम पंप की हेल्प से प्रेशर को कहाँ तक ले गया, लेस देन 10⁻⁻⁴ atm तक ले गया। और वोल्टेज लगाया तो कितना लगाया, मोर देन 1 लाख ऑफ द वोल्ट। ये काम किया उसने, ठीक है। अब एक इसने क्या किया कि ये है आपकी कैथोड ट्यूब, दिस इज ऑल अबाउट कैथोड ट्यूब। ये जो एक्सपेरिमेंट किया ना इसने वो कैथोड ट्यूब के अंदर किया, ओके। अच्छा, इसने क्या किया, यहाँ पे जो कैथोड था, एनोड था बच्चों, दिस इज द एनोड। एनोड को मैं थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ, ठीक है। अब आपको इसमें होल होल नजर आ रहे हैं ना। और यहाँ पे इसने क्या कर दिया, यहाँ पे एक ZNS की स्क्रीन लगा दी है। देखिए मैं अभी समझा दूंगा आपको सारी कहानी। ये क्या है, ZNS स्क्रीन, जो क्या होती है, फ्लूओरेसेंट होती है। क्या बला है ये फ्लूओरेसेंट स्क्रीन, क्या बला है, ऐसी स्क्रीन होती है जिसपे यूं मारा, यूं किसी भी चीज का बॉम्बार्डमेंट करवाते हैं, टक्कर मारते हैं, देन व्हाट हैपन्स कि उस स्क्रीन के ऊपर क्या होता है, जहां पे भी स्ट्राइक होती है वहां पे सिग्नल्स आते हैं। सिग्नल मतलब उसके अंदर ब्राइटनेस, ठीक है, ब्लिस्टरिंग आती है, उसके अंदर चमक उत्पन्न होती है। उसी को हम फ्लूओरेसेंट स्क्रीन बोलते हैं, जो किससे बनी हुई है, ZNS से बनी हुई है, ठीक है। तो उसने ये एक्सपेरिमेंट किया। इसमें क्या है, गैसेस भरी है बट वो बहुत ही कम प्रेशर पे। बच्चे देखिए, कम प्रेशर पे गैस को भरने का मतलब क्या है, मतलब ये है कि उसमें हमने वैक्यूम क्रिएट कर दिया है ना। वैक्यूम क्लीनर होता है तो वो वैक्यूम क्लीनर के अंदर क्या होता है, गैसेस खत्म हो जाती है, गैस को आप निकाल दोगे तो वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि वैक्यूम क्रिएट हो गया, गैस निकल गई, तो फिर ये गैस कहाँ है इसमें, फिर एक्सपेरिमेंट ऑफ द कंडक्शन थ्रू द गैस कैसे कहलाएगा। इसके अंदर बच्चों ठीक है गैस है, लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी में है, क्योंकि हम ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो कहाँ कर रहे हैं, बहुत ही लो प्रेशर के ऊपर कर रहे हैं। बहुत ही कम प्रेशर है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर गैस है लेकिन बहुत कम है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, इसने ऑब्जर्व क्या किया वो देखिए, मैं आपको यहां बता रहा हूं। ऑब्जर्वेशन, he observed that some invisible rays are started फ्रॉम कैथोड। कहां से स्टार्ट कर रही है, कैथोड से स्टार्ट कर रही है, एंड गोइंग टूवर्ड्स एनोड। और कहां जा रही है, एनोड पे जा रही है। अब आप बोलोगे कि सर इनविजिबल रेज है तो फिर उसको दिखी कैसे, है ना। अब वो कैसे दिखी मैं बताता हूं। पहली बात तो कि ये कैथोड से जा रही है ना, ठीक है, कहां से जा रही है, कहां से स्टार्ट करके कहां जा रही है, कैथोड से एनोड पे जा रही है। सो इनको क्या कहा, सो नोन एज, क्या कहा, देखना, कैथोड रेज। इनको क्या कह दिया, कैथोड रेज कह दिया, ठीक है। क्या बात समझ में आ रही है। तो ये जो है ऑल दीज आर कैथोड रेज, आई एम राइटिंग हियर। ये पूरा तो कैथोड ट्यूब एक्सपेरिमेंट है, ये है कैथोड रेज। जो इस एक्सपेरिमेंट की जान है वो यही है।
ठीक है। तो उसने क्या ऑब्जर्व किया कि कैथोड रेज जनरेट हो रही है कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव से जो जनरेट होगा वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है, ठीक है। फिर उसने क्या, अच्छा आप ये बोल रहे हैं कि सर उसको दिखा कैसे, तो देखो बच्चों उसने एनोड में क्या कर रखे हैं, छेद 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 कर रखे हैं, इसको बोलते हैं परफोरेशन। तो ये है परफोरेटेड इलेक्ट्रोड है, ठीक है ना। एनोड क्या है, परफोरेटेड इलेक्ट्रोड। ओके, दिस इज परफोरेटेड इलेक्ट्रोड। अब ये जो आपके पास कैथोड रेज थी वो निकली 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 और इसके छेद से होकर के कहां पे स्ट्राइक कर रही हैं, इस ZNS स्क्रीन पे स्ट्राइक कर रही हैं। द कैथोड रेज स्ट्राइक्स ऑन ZNS स्क्रीन। ओके, ZNS स्क्रीन पे स्ट्राइक कर रही हैं, गोइंग थ्रू द एनोड। एनोड से जाकर के आई तो कहां से, कैथोड से, इसीलिए कैथोड रे बोल रहे हैं। और इस एनोड को पार करते हुए ZNS के ऊपर स्ट्राइक कर रही है, विच क्या, वो स्ट्राइक विच इज विजिबल बाय ट्विंकलिंग ऑन स्क्रीन। स्क्रीन पे ट्विंकलिंग हो रही है ना। इसका मतलब क्या है, ऐसे स्टार से चमक रहे हैं, जहां जहां पे वो पार्टिकल्स टच कर रहे हैं ना, भिड़ रहे हैं जाकर के, वहां वो टच कर रहे हैं। तो इससे उसने ऑब्जर्व किया कि भैया कोई ना कोई इनविजिबल रेज है जो रास्ते में तो नजर नहीं आ रही है, इस रास्ते में तो नजर नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ भिड़ते हुए वो हमें उसमें चमक उत्पन्न हो रही है, उससे मालूम चल रहा है कि वो रेज आ रही है। तो उसने ये चीज ऑब्जर्व की और फिर उसने इनको कैथोड रेज कहा और इनकी प्रॉपर्टीज की फिर स्टडी की। ये उसका एक्सपेरिमेंट था। इस कैथोड रेज को नेगेट्रॉन, ठीक है, किसने बोला, थॉमसन ने बोला, और इलेक्ट्रॉन किसने बोला, स्टोनी ने इसका नाम दिया था। अब इनका एक्सपेरिमेंट किया गया और उनको कैसे कैसे उसकी प्रॉपर्टीज को जस्टिफाई करके उसको इलेक्ट्रॉन बोला गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए अब हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ द कैथोड रेज। ओके, देखिए क्या प्रॉपर्टीज होती हैं कैथोड रेज की। कैथोड रेज जो है वो आपके सिंपल विजिबल लाइट जो सनलाइट होती है उसकी तरीके से ही राइट एंगल पे माइग्रेट करती है, चलती है। देखिए आपका यहां से कैथोड रे जनरेट हो रही है बिल्कुल राइट एंगल पे, 90 डिग्री के एंगल पे सीधी चली जा रही है, ठीक है। और इस चीज की प्रॉपर्टी का पता कैसे लगा, जब भी आप क्या करेंगे, कोई ऑब्जेक्ट इनके पाथ में रखेंगे तो उसके शार्प शैडो बनते हैं। शार्प शैडो कब बनेंगे, जब आप बिल्कुल सामने से लाइट आ रही है किसी ऑब्जेक्ट पे तो उसकी पूरी की पूरी फोटो सामने छप जाएगी। आप ऐसे तिरछी लाइट डालोगे तो उसकी एग्जैक्ट फोटो नहीं छपेगी, कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट, जैसे ये है, सामने से लाइट आ रही है तो पूरी उंगलियां अंगूठा सब छपेंगे, उधर इमेज बनेगी, शैडो बनेगी। लेकिन अगर ये ऐसे है और ऐसे आ रही है तो ये सबका इमेज अलग अलग नहीं आएगा, बस एक ब्लॉक सा बन जाएगा। दैट इज नॉट शार्प शैडो। शार्प शैडो बनने का मतलब क्या है कि वो जो आपकी रेज आ रही है जिनकी वजह से शैडो बन रहा है, all those rays are at the 90 degree angle. So this has been explained by this experiment of the object image. Okay, देखिए दूसरी प्रॉपर्टी इसने क्या कही कि these are possessing मैकेनिकल इफेक्ट। इनके अंदर क्या होता है, मैकेनिकल इफेक्ट भी होता है। मैकेनिकल इफेक्ट मतलब क्या होता है, जैसे हम हथौड़ा मारे वो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, पंखा चल रहा है वो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। तो मैकेनिकल इफेक्ट भी होता है इनमें, बिकॉज क्योंकि ये क्या करते हैं, they can rotate a frictionless pedal placed in their path। उनके रास्ते में, किसके, उन रेज के रास्ते में अगर कोई पैडल रख दिया जाए, ऐसे पैडल रख दिया हमने उनके रास्ते में, यहां से क्या हो रही है, ये रेज आ रही है, इसको टकराएंगी तो इसको यूं घुमा देंगी, घुमा रही है। इसका मतलब क्या होता है कि इनमें मैकेनिकल इफेक्ट भी है। हैविंग मोमेंटम
इनमें क्या है, इन रेज में मोमेंटम होता है। अगर मोमेंटम है इनके अंदर तो इनके अंदर क्या होगा, मास भी होगा। तो इनमें मोमेंटम भी है और मास भी होता है, ठीक है। इसके बाद में देखिए क्या कहा गया कि इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी होती है। देखिए दे हैव काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कैसे मालूम चला, क्योंकि उसने एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया कि भैया जब भी कोई हाई मेल्टिंग पॉइंट का ऑब्जेक्ट उनके रास्ते में रखा, पाथ में रखा, तो क्या कर रहे हैं, उनसे एक बहुत ज्यादा हीट एनर्जी जनरेट हो रही है। इसका मतलब क्या है कि हमने बहुत मोटा एक ऑब्जेक्ट रख दिया तो वो रेज उसको पार नहीं कर पा रही है, क्योंकि वो दौड़ रही है, उसमें काइनेटिक एनर्जी। आप उनको रोकने की कोशिश करोगे तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं तो जाएगी, तो वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। बिकॉज द माइग्रेटिंग, या फिर हम बोलेंगे द काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट्स इन हीट व्हेन रेज आर स्टॉप्ड। अगर रेज को रोकते हैं ना किसी भी चीज से, तो वो सरफेस को वो गर्म कर देती हैं, क्योंकि उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। और काइनेटिक एनर्जी क्या करती है, ट्रांसफर हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, हीट एनर्जी के अंदर, ठीक है। देखिए इसके बाद में देखिए दीज आर नेगेटिवली चार्ज्ड रेज। क्यों? बिकॉज क्या एक्सपेरिमेंट किया, उनको जैसे ये रेज जा रही है, यहां पे मैंने क्या कर दिया, प्लस माइनस मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड लगा दिया, तो ये रेज क्या हो गई, इधर प्लस की तरफ माइग्रेट कर गई। तो क्या कहते हैं हम, बिकॉज दे कैन माइग्रेट, या हम बोलेंगे कि दे डिफ्लेक्ट, वो क्या करती हैं, डिफ्लेक्ट कर जाती हैं। व्हेन डिफ्लेक्ट करते हैं किधर, टुवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जो होता है ना, उधर की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाती है। व्हेन पास्ड थ्रू इलेक्ट्रिकल फील्ड, ठीक है। जैसे ही आप इलेक्ट्रिकल फील्ड से इनको पास करोगे तो ये क्या करती हैं, पॉजिटिव चार्ज की तरफ घूम जाती हैं। इसका मतलब इनका खुद का चार्ज क्या है, नेगेटिव है। जब भी तो नेगेटिव से दूर भागती है, पॉजिटिव की तरफ आ जाती है। और इन्हीं पार्टिकल्स को, एंड दीज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर, एंड दीज नेगेटिवली चार्ज्ड particles are term दे दिया as नेगेट्रॉन बाय थॉमसन ने तो क्या कहा कि इनको नेगेट्रॉन बोलिए, और फिर स्टोनी ने एंड इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया, बाय स्टोनी ने क्या कहा कि भैया नेगेट्रॉन नहीं, इनको इलेक्ट्रॉन बोलो, ज्यादा सुंदर लगेंगे ये, ठीक है। तो इनको ये नाम इन साइंटिस्ट ने दे दिया, ओके। इसके बाद में देखिए छोटी छोटी और चीजें हैं, जैसे हम ये कह सकते हैं कि ये गैसेस को आयोनाइज कर सकती है, या फिर मैं एक और इसमें प्रॉपर्टी पहले लिख देता हूं, दीज रेज कांट बी जनरेटेड। ये रेज जो हैं वो जनरेट नहीं की जा सकती हैं, कांट बी जनरेटेड विदाउट एनी गैस। किसी गैस के बिना इसको जनरेट नहीं कर सकते। इसका मतलब यहां पे जो वैक्यूम आपने क्रिएट किया है, अगर ये 100% वैक्यूम कर दिया आपने, इसका मतलब गैस सारी खत्म हो गई है, तो ये जनरेट नहीं होंगे। इसका मतलब गैस से ही वो इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहा है, ओके। ऑन स्ट्राइकिंग ऑन मेटल के बड़े स्फेयर पे, बड़ी लेयर पे अगर ये स्ट्राइक करता है, देन जनरेट्स व्हाट, एक्स रेज। क्या जनरेट कर देते हैं ये, एक्स रेज जनरेट कर देते हैं।
तो सिंपल एक्सरे मशीन में यही होता है, हाई वोल्टेज होता है बच्चों, ठीक है ना। हाई वोल्टेज से वो क्या करते हैं, बॉम्बार्डमेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, और वो इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं और किसी मेटल पे टकराते हैं जिससे एक्सरेज जनरेट होती हैं, और वो एक्सरेज हमारी इमेज बनाती है बोन्स वगैरह की, ठीक है क्या, ओके। अब देखिए इलेक्ट्रॉन के बारे में, ये डिस्कवरी हो गई इलेक्ट्रॉन की कि भैया ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, जिसको नेगेट्रॉन तो बोल दिया थॉमसन ने और इलेक्ट्रॉन बोल दिया स्टोनी ने। अब हम कहते हैं कि भैया इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या क्या कहानी बोली गई है ना, फिर उसके साथ में इलेक्ट्रॉन आ गया, फिर उसका चार्ज भी बताया किसी ने उसका मास बताया, किसी ने उसका EM वैल्यू बताया, तो वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखिए इलेक्ट्रॉन की जितनी भी डिस्कवरी थी कैथोड रे में, वो किसने की, द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैथोड रे, ठीक है, कैथोड रे से, फ्रॉम कैथोड रे इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय थॉमसन। बाबा ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को खोज के निकाला उन कैथोड रे से, और नाम तो क्या दिया था, नेगेट्रॉन दिया था थॉमसन ने तो, लेकिन नाम इलेक्ट्रॉन स्टोनी ने दिया था, एक्सपेरिमेंट इसने करके दिया था, ठीक है ना, 1887 के आसपास में किया था, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए कि स्टोनी ने क्या किया, और ये एक्सपेरिमेंट करके इसको बोला कि इसको आप इलेक्ट्रॉन बोलिए, और इलेक्ट्रिसिटी का फंडामेंटल यूनिट इसी ने बोला था, स्टोनी ने इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिसिटी का फंडामेंटल यूनिट बोला था, जिसका चार्ज कितना बताया, जिसका चार्ज बताया, देखिए स्टोनी टोल्ड दैट इलेक्ट्रॉन इज कैरेक्टरिस्टिक यूनिट आप बोल दीजिए, है ना, फंडामेंटल यूनिट बोल दीजिए, फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जो है उसकी फंडामेंटल यूनिट की बात की, इलेक्ट्रिसिटी, एंड देयर चार्ज कितना बोला, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम्ब, और क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है तो मैंने क्या कर दिया, ये माइनस लगा दिया है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो बताया गया वो कितना बताया गया बच्चों, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम्ब इसका चार्ज बताया गया, जो क्या है, नेगेटिव में है, क्योंकि इसका चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है। समझ में आ रही है ना बात, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, वहीं पे एक्सपेरिमेंट में पता लग गया, ओके। देखिए इसका मास, देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑब्जर्व्ड, कितना ऑब्जर्व हुआ, दैट इज 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, और 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम्स इसका मास ऑब्जर्व हुआ, ठीक है ना। देखिए ये याद रखने की वैल्यूज, ठीक है ना, ये याद रखने की वैल्यूज हैं। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक चार्ज, जिसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन मास रेशियो बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज मास EM रेशियो इज, इसका चार्ज और मास का रेशियो निकाला गया तो वो क्या होता है, 1.76 इंटू 10⁻, ये कितना है 1.76 इंटू 10⁻18, है ना। ये आप देखिए फॉर्मूला, देखिए कि फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, फॉर्मूला लिखा है कि E/m, E क्या है, चार्ज जो हमने कैलकुलेट कर लिया ये, और m क्या है, मास जो हमने कैलकुलेट कर लिया ये, और अगर आप इसको E/m करते हैं तो आपको मिलेगा ये चार्ज है ना ऊपर, तो चार्ज का आ गया कुलाम बाई मास क्या है, ग्राम में है। तो ये है इसका स्पेसिफिक चार्ज कि पर ग्राम में चार्ज कितना है बच्चों, पर ग्राम में चार्ज कितना है, 1.76 इंटू 10⁸ कुलाम्स चार्ज इसके अंदर होता है, ठीक है ना बात। इसी को कहते हैं हम स्पेसिफिक चार्ज, ठीक है। अब देखना बहुत ही कमाल की बात है
ये जो स्पेसिफिक चार्ज है इलेक्ट्रॉन का ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट। ध्यान देना, जो ट्यूब में गैस ली, एक टाइप की गैस ली, फिर एक्सपेरिमेंट किया, फिर ईएम निकाल लिया, फिर दूसरी गैस भरी और फिर हमने एक्सपेरिमेंट किया, ईएम निकाला, तीसरी के साथ किया, ईएम निकाला। लेकिन जब देखा कि स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट फॉर डिफरेंट गैसेस, ये पाया कि इलेक्ट्रॉन का जो ईएम वैल्यू है, स्पेसिफिक चार्ज या ईएम वैल्यू है, वो कांस्टेंट आ रहा 1.76 × 10⁸ कूलम्स पर ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया किसी भी गैस का नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पेसिफिक नहीं है, सबके लिए सेम है। स्पेसिफिक का मतलब क्या है, किसी एक गैस के लिए एक टाइप का हो उसको हम स्पेसिफिक कहते हैं, लेकिन ये तो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द गैस। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस, गैस की नेचर से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, मतलब हर एक मैटर का जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम होता है, उसका ईएम वैल्यू हमेशा सेम होती है। ये चीज आप ध्यान में रख लेना, फिक्स कर लेना। समझ में आ गई क्या बात आपको? ठीक है ना। देखो, मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं हम, मास ऑफ चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। देखिए जरा, ये सब इलेक्ट्रॉन के बारे में मैं बोल रहा हूं। चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन आप निकाल लीजिए। 1 मोल क्या होता है? 1 मोल, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर। तो 1 मोल क्या होता है बच्चों? 1 मोल होता है, आप देखिए कि 6.023 × 10⁻23 पार्टिकल्स। मैंने वहां पे भी आपको बोला था कि 1 मोल का मतलब क्या है, इतने सारे पार्टिकल्स, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, चाहे प्रोटॉन हो, चाहे वो क्या हो, कोई एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, कुछ भी हो, उनका नंबर कितना होगा? 6.023 × 10⁻23। ये क्या है? 1 मोल में पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज मतलब 1 मोल में कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उनको मल्टीप्लाई कर दो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, जो अभी अभी हमने लिखा था, इतना कूलम होता है। एंड दिस वैल्यू इज वेरी वेरी स्पेसिफिक। बच्चों ध्यान देना, 96487 कूलम्स होती हैं, जो ऑलमोस्ट इक्वल है किसके? 96500 कूलम के। आपको ये देखने को मिलेगी, राउंड ऑफ करके लिख देते हैं। तो ये क्या है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और इसी को क्या कहते हैं? 1 फैराडे। ध्यान देना, दिस इज फैराडे कांस्टेंट। 1 फैराडे की वैल्यू 96500, मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होती है। आ रही बात समझ में? ये न्यूमेरिकल वैल्यूज है, एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे याद हो जाएगा। ठीक है ना। मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना होता है? वही ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के नंबर का मल्टीप्लाई किससे? 1 इलेक्ट्रॉन के मास से कर देंगे। ये तो चार्ज था, मास कितना है 1 इलेक्ट्रॉन का? ये ग्राम में देखिए, तो ये है हमारे पास में। ठीक है, और आप उसको किसी में भी निकाल लीजिए, किलोग्राम में निकाल लीजिए या कैसे भी निकाल सकते हैं। फाइनल अपन वैल्यू दे देंगे, वो कितना होता है? 0.55 मिलीग्राम्स। mg में निकाल लिया मैंने। ठीक है, आप इसको ग्राम में निकालोगे तो 1000 का डिवाइड दे दीजिए, ग्राम में आ जाएगा। इसको आप किलोग्राम में निकालते हो तो 1000 × 1000 उससे डिवाइड दे दीजिए, किलोग्राम में आ जाएगा मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन के बारे में है, जो डिस्कवरी करके हमें बताया गया। ओके, ये सब सारी कहानियां आप याद रखेंगे। ठीक है ना। चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक छोटी सी बात मैं आपको और बता दूं कि मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला जाता है। ठीक है, मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन बहुत ही अच्छी चीज है। मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू मास ऑफ रेस्टिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जब रेस्ट में है उसका मास डिवाइडेड बाय 1 माइनस वेलोसिटी 1 माइनस v/c का स्क्वायर का रूट। ठीक है, v क्या है बच्चों? v क्या है? दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, है ना। देखिए v क्या है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड c क्या है?
स्पीड ऑफ लाइट, है ना। इसका मतलब देखिए कि अगर आप क्या करेंगे, वेलोसिटी बढ़ाते चले जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है उसका फर्क पड़ता है उसके मास पे, ठीक है। क्योंकि आप ये देखिए, इंक्रीज इन वेलोसिटी इंक्रीजेस द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास बढ़ता चला जाएगा अगर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि ये क्या है, स्क्वायर रूट में है, ये इंक्रीज करेगा तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता चला जाएगा, वेलोसिटी के साथ मास बढ़ता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारे सामने बच्चों इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हमने यहाँ पे कर दी है। इलेक्ट्रॉन की जो कैथोड रेज जनरेट हुई थी उसकी प्रॉपर्टीज हैं और वो डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। ये याद रखने की बातें हैं, ओके। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर द लेक्चर। पढ़िए इसको ढंग से, नोट्स बनाइए। आगे बढ़ेंगे अपन अगले लेक्चर के अंदर, जिसमें हमारा जो दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन की हम बात करेंगे, क्योंकि उसका एक्सपेरिमेंट कुछ इसी इलेक्ट्रॉन के एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड ही है, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।